हेलो फ्रेंड्स, 28 मई 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ ड्यूगोंग्स मस्ट रिमेन ए टॉप प्रायोरिटी फॉर इंडिया। अब देखिए, ड्यूगोंग को सी काऊ भी कहते हैं। ठीक है, ये इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक एक्वेटिक एनिमल है। इस आर्टिकल में बात की गई है ड्यूगोंग के बारे में और उससे रिलेटेड उसको क्या थ्रेट्स हैं और क्या किस तरीके से उसको हमें कंजर्वेशन करना चाहिए और कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डुगोंग्स होते क्या हैं। डुगोंग इस तरीके की फ़िश होती है बेसिकली। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है डुगोंग डुगोन। इसका कॉमन नेम है, इसको जैसे सी काऊ भी कहा जाता है। फार्मर्स और गार्डनर्स ऑफ द सी भी इनको कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेनली जो मरीन ग्रास होती है उस पर फीड करते हैं और उन्हीं के आसपास के एरिया में रहते हैं। इट इज़ ओनली हर्बीवोरस एनिमल मैमल फाउंड इन इंडियन वाटर्स। मतलब ये एक इकलौता ऐसा मैमल है जो कि एक तो मरीन मैमल है, दूसरी बात ये हर्बीवोर है। ठीक है, मतलब ये घास पत्ते ही खाता है, जो समंदर में घास पत्ते होते हैं उनको ही खाता है। इंडियन वाटर्स में जो रहता है ये, तो इसकी लाइफ होती है लगभग 70 साल की। स्लो ब्रीडर्स होते हैं ये, 3 से 5 साल में एक बार बच्चे देते हैं। एंड रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एट 9 to 10 ईयर्स। आजकल यूपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार स्पीसीज़ रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका कि IUCN के हिसाब से तो ये वल्नरेबल है। इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। शेड्यूल 1 में मतलब इसकी हंटिंग और किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है, इलीगल है। इट इज़ कवर्ड अंडर कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड ए MOU फॉर डुगोंग कंजर्वेशन इज साइंड। डुगोंग हैबिटेट्स इंडिया में कहाँ कहाँ है, मतलब ये कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले तो गल्फ ऑफ मन्नार में, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है। पाक बे, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी यहाँ पे है। श्रीलंका से कनेक्ट जो होती है तो उसको पाक बे कहते हैं, जो कनेक्टिंग पैसेज होता है पानी का। गल्फ ऑफ कच्छ जो ये जो है इस रीजन में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर ये मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो यहाँ पर ये देखा जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन 2022 इन पाक बे। मतलब पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हमने एस्टैब्लिश किया कहाँ पर? पाक बे में, इंडिया और श्रीलंका के बीच वाले एरिया में, इसमें। ठीक है, मेजर थ्रेट्स क्या है? बेसिकली जो ज़्यादातर स्पीसीज़ को हैं, एक तो हैबिटेट लॉस, दूसरा है इनको कोलेटरल डैमेज इनका हो जाता है ड्यू टू ड्रेजिंग, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, लैंड रिक्लेमेशन, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। मतलब बेसिकली पॉल्यूशन से ये ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ न्यू अर्बन वरी राइजिंग ओवर न्यूट्रिशन। ये आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है एडिटोरियल सेक्शन में कि इंडियाज़ न्यू अर्बन वरी राइजिंग ओवर न्यूट्रिशन। इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि जो शहरों, जो अर्बन एरिया है इंडिया का, वहाँ पर ओवर न्यूट्रिशन है, मतलब लोग ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि ओबिसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या मेन बातें हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग ए पैराडॉक्सिकल न्यूट्रिशन क्राइसिस। मतलब कहीं तो अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है, कहीं पर अंडर न्यूट्रिशन है और कहीं पर आप ओवर न्यूट्रिशन दे रहे हो, माल न्यूट्रिशन दे रहे हो। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन दे रहे हो, स्पेशली इन अर्बन एरियाज़। तो गांव में तो देखिए अंडर न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन अर्बन एरिया में आपको ओवर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान खा रहा है। तो इसको क्या है, ये है न्यूट्रिशन पैराडॉक्स। तो इसको आप मेंस एग्जाम एज ए फॉर्डर पॉइंट इसको यूज़ कर सकते हो। तो की ड्राइवर क्या है, ओवर न्यूट्रिशन हो क्यों रहा है? ठीक है, सबसे पहले तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। अब इंसान बैठा रहता, करने कुछ है नहीं, तो क्रेविंग्स होती रहती हैं खाने पीने की। और क्रोनिक स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस में आप जानते हैं कि खाने पीने की क्रेविंग ज़्यादा होती है। डिसरप्टेड स्लीप है, स्लीप अच्छे से नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्नैक कल्चर बहुत है सिटीज़ में, लाइक चाय समोसा। ठीक है, वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत बहुतायत में अवेलेबल रहते हैं।
फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन कितना है इंडिया में, कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड फैटी लिवर आर इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस ओवर न्यूट्रिशन। चेन्नई में 65% से ज़्यादा डेथ जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हुई थी। तो ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है तमिलनाडु और चेन्नई के बारे में ही। तो बेसिकली ये जान लीजिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही हैं ओवर द टाइम, ठीक है। और डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी इंक्रीजेज विद एज एंड इनकम, नेचुरली इंक्रीजेज, ठीक है। अब NHFS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 shows stark disparities, means obesity in men rises from 7% to 32%, ठीक है। 15 से 19 साल में तो 7% होती है ओबिसिटी, यही जब एज ग्रुप 40 से 49 साल का पहुंचता है तो ओबिसिटी कितनी हो जाती है, टोटल 32%, मतलब 32% लोग ओबीस हो जाते हैं। अब ये एज कौन सी होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ। प्रीवलेंस इंक्रीजेज फ्रॉम 10% पुअरेस्ट टू 37% रिचेस्ट, मतलब पुअर लोगों में ओबिसिटी सिर्फ 10% में है और रिच लोगों में 37% लोगों में ओबिसिटी है। क्यों? क्योंकि खाना उनको ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, इजीली खा ले रहे हैं। अर्बन ओबिसिटी इज़ हायर देन रूरल ओबिसिटी। तो पॉलिसी एंड प्रोग्राम रेस्पॉन्सेस क्या हैं? अब देखिए तमिलनाडु स्पेसिफिक इस आर्टिकल में एक डिस्कस किया गया प्रोग्राम कि मक्कलाई थेडी मरुत्वम इन तमिलनाडु। तो इसमें क्या होता है, इसको आप एग्ज़ाम में एज ए केस स्टडी और मॉडल के तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें वर्क प्लेस स्क्रीनिंग होती है जिसमें तरह तरह की जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको देखा जाता है और किसी पर्सन की हेल्थ स्टेटस क्या है उसको मेजर किया जाता है। हेल्थ वॉक्स ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं वीकली एंड मंथली, अवेयरनेस ड्राइव्स चलाई जाती हैं। FSSAI ने एक कैंपेन चलाया था ईट राइट इंडिया, ठीक है। ये कैंपेन का पर्पज़ ही यही था कि टू इनकरेज हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स, प्रपोज्ड हेल्थ स्टार रेटिंग फॉर फूड लेबलिंग, ठीक है। मतलब फूड लेबलिंग, जो फूड पैकेट्स आते हैं उन पर हेल्थ स्टार रेटिंग होनी चाहिए। प्रमोट्स HFSS मीन्स हाई फैट सॉल्ट शुगर फूड अवेयरनेस। FSSAI ने ये कैंपेन चलाया था ईट राइट इंडिया। फिर ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सऊदी अरबिया का। अब सऊदी अरब में जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि विजन 2030 उनका है जिसका टारगेट है कि NCD को प्रिवेंट करना। तो वो लोग क्या करते हैं कि कैलोरी लेबलिंग ऑन फूड पैकेट्स, शुगर टैक्सेस, मतलब जो शुगरी आइटम्स होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स होता है। ट्रांस फैट को वहाँ पर मैंडेटरी है कि आप जीरो कर दो, किसी भी फूड में ट्रांसपेरेंट जीरो होना चाहिए। एक्साइज टैक्सेस ऑन शुगर एंड एनर्जी ड्रिंक्स, सोडियम रिडक्शन मैंडेटरी इन प्रोसेस्ड फूड्स, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोहेरेंट हेल्थ स्ट्रेटजी। मीन्स क्या है कि हेल्थ स्ट्रेटजी और जो फूड प्रोग्राम है वहाँ का वो कोहेरेंस में चलते हैं, जिससे कि जो बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल फूड है वो वहाँ किसी को न दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है रोड टैप, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 12 पर। सेंटर रिस्टोर्स रोड टैप स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो ये रोड टैप स्कीम क्या होती है बेसिकली, ये इसका पर्पज़ क्या है इस स्कीम का? इसका पर्पज़ है अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। अब वो कैसे बढ़ेंगे? जब हमारे एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस जो हैं वो सस्ते होंगे। अब वो कैसे सस्ते होंगे कि हम उनको कुछ न कुछ इतनी सब्सिडी दें कि उनके प्राइस ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव हो जाएं। तो ये सब्सिडी हम दे सकते हैं जैसे ऑलरेडी जो डोमेस्टिक टैक्सेस होते हैं, जो ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट जो है पे करके आया है इन द सप्लाई चेन, तो उसको हम रिम्बर्स करके, ठीक है। और जैसे टैक्सेस जैसे सेंट्रल एंड स्टेट फ्यूल टैक्सेस ऑन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़, स्टैम्प ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट कर लो कि किसी प्रोडक्ट पे टोटल कितना टैक्स और ड्यूटीज़ हमने पे किए हैं और गवर्नमेंट उनको रिम्बर्स कर दे। तो इस तरीके से जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एंड एफिशिएंसी इंडियाज़ पावर चैलेंज।
यह आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन में पब्लिश हुआ है, छोटा सा आर्टिकल है लेकिन काम की बात करता है। यह आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट टारगेट है, जो एनडीसी है, जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं पेरिस क्लाइमेट डील के अंडर, तो उनको अभी तो हमारा फोकस का है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, साथ साथ उसको भी यूज करना चाहिए। वो तरीका है बाय इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। जो एनर्जी इक्विपमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करिए ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो हमें फॉसिल फ्यूल कम बर्न करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल बात करता है कि इंडिया में जो पावर चैलेंज है, जैसे पीक डिमांड जब होती है गर्मियों में, तो आप देखते हैं पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो क्या है कि सप्लाई और डिमांड में गैप की वजह से होता है। तो इस चैलेंज को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा के आप जो भी इक्विपमेंट्स घरों में इवन और इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ कर रहे हो उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दो कि वो कम एनर्जी कंजम्पशन में ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ, ठीक है। तो ये एक ईजी और फास्ट और चीपेस्ट तरीका है टू रिड्यूस पावर डिमांड एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसके लिए प्रीवियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए भी हैं, जैसे उजाला स्कीम। अब उजाला स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जितने स्ट्रीट लाइट्स थे जहाँ पर सोडियम बल्ब्स लगे हुए थे, सोडियम बल्ब्स आप जानते हैं कि बहुत एनर्जी कंज्यूम करता था, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। और दूसरा जो टंगस्टन बल्ब्स थे उनको रिप्लेस किया गया, इन सोडियम बल्ब्स को रिप्लेस किया गया किससे, एलईडी बल्ब से, ठीक है। तो एनर्जी डिमांड जो है बहुत काफ़ी अमाउंट से डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स, सब्सिडाइज्ड एलईडी बल्ब्स, enabled sale of 407 करोड़ मोर, saved over $10 billion, ठीक है, $10 billion इन इलेक्ट्रिक जनरेशन कॉस्ट, इतनी बच गई। अवॉइडेड बिल्डिंग 19 कोल प्लांट्स और 9,500 मेगावाट एनर्जी, ठीक है। तो इससे इतनी सेविंग हो गई। अब तो ज़्यादातर सब एलईडी का ही यूज हो रहा है। इम्पैक्ट क्या है कि एलईडी बल्ब्स यूज half the power of CFLs and 1/9 ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब्स। मतलब जो टंगस्टन बल्ब्स आते थे ना, जो टंगस्टन बल्ब्स आते थे उनके कंपैरिजन में तो 1/9 ही पावर लेते हैं, ठीक है। और CFL के कंपैरिजन में हाफ पावर लेते हैं एलईडी बल्ब जो है, तो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल। इससे रिलेटेड आर्टिकल पेज नंबर 5 पर पब्लिश हुआ है। इंटरपोल इश्यूज सिल्वर नोटिस अगेंस्ट 2 इन सेपरेट फ्रॉड केस। इस आर्टिकल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है इंटरपोल के बारे में जानना। इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन बिटवीन क्रिमिनल पुलिस फोर्सेस ऑफ 195 मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। अब जैसे इंडिया और यूएसए की मान लीजिए, या इंडिया और रशिया की जो पुलिस हैं, उनको किसी क्रिमिनल को ट्रेस करना है और आपस में पकड़ के कैच करना है, तो ये आपस में इंटेलिजेंट शेयरिंग करेंगी प्लस कोऑपरेट भी करेंगी किसी उस क्रिमिनल को कैच करने में, ठीक है। तो ये कोऑपरेट करते हैं आपस में। इट हेल्प्स कंट्रीज शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसको पकड़ने के लिए और इवन कंट्रोल करने के लिए जो भी एफर्ट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये किस तरीके के एक्टिविटीज़ को टैकल करने में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शनल क्राइम, ट्रांसनेशनल क्राइम्स, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे ड्रग हो गया, ठीक है, ड्रग हो गया, वेपन वगैरह में जो स्मगलिंग होती है वो हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, और भी कई तरह के क्राइम हो सकते हैं, टेररिज्म हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में। अब इंटरपोल कुछ नोटिस इशू करता है, कलर कोडेड नोटिस इशू करता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ 2-3 हैं उनको जान लीजिए। जैसे रेड नोटिस किस लिए आता है, टू लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट ए वांटेड पर्सन फॉर एक्सट्रेडिशन। अब जैसे कोई पर्सन है मान लो जिसके अगेंस्ट इंटरपोल ने रेड नोटिस इशू किया है,
और वो पर्सन इंडिया में है और इंडिया इंटरपोल का मेंबर है, तो जैसे ही वो पर्सन इंडिया में दिखाई देगा किसी पुलिस फोर्स के पर्सनल को, तो वो तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। ब्लू नोटिस किस लिए होता है? टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई अबाउट ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी इंसान के अगेंस्ट ब्लू नोटिस इशू किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि येलो नोटिस किस लिए होता है? माइनर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो देख लेना आप। अब बात करते हैं सिल्वर नोटिस की। तो सिल्वर नोटिस इशू होता है मिसिंग पर्सन्स के लोकेट करने के लिए, हु मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स टिपिकली ड्यू टू अल्जाइमर्स डिसीज़, डिमेंशिया, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस। मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को खुद आइडेंटिफाई ना कर पाएँ किसी के सामने, या किसी को ना बताएं अपने वेयर अबाउट्स के बारे में कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, जैसे किसी को मान लीजिए अल्जाइमर की बीमारी हो गई, डिमेंशिया हो गया, जैसे वो भूलने की बीमारी है, या कोई भूल ही गया, याददाश्त खो दी अपनी, या किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, या किसी को कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे ऑटिज़म का कोई शिकार है, तो वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए अगर कोई फॉरेनर्स कहीं ट्रैवल करता है इस तरीके की परेशानी से ग्रसित, तो उसके लिए इंटरपोल ये सिल्वर नोटिस इशू करती है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटी बट ए ह्यूमैनिटेरियन टूल टू रीयूनाइट वल्नरेबल इंडिविजुअल्स विद देयर फैमिलीज और केयर गिवर्स। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इंटरपोल डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस फोर्स। ये कोई अलग से पुलिस फोर्स नहीं है इंटरपोल। ये क्या है कि एक तरीके से एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, कि जैसे अलग अलग कंट्री की पुलिस फोर्सेस को जो कनेक्ट करती है आपस में और कोऑपरेट करने में हेल्प करती है। जो नोटिस होते हैं वो हेल्प करते हैं इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।